आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ्स के जो पूरी बुक है क्लास 10 की, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्यों सारे जितने भी चैप्टर वाइज फॉर्मूला है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको बताऊंगी कौन कौन से चीजें हैं, कौन सा कट गया, इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी क्योंकि बुक में सभी फॉर्मूलाज है, आप कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। तो इसमें हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस से कट नहीं हुए, मतलब जो आपका सिलेबस में है। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में आपने पढ़ा होगा एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। तो बोला है कि अगर पहला फॉर्मूला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हमेशा जो दो नंबर आपको दिए हुए हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नंबर 26 है और दूसरा है 39, इसका जो भी एचसीएफ और एलसीएम होगा वो इन दोनों के नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको चेक करना होता है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो डिनोमिनेटर का जब हम प्राइम फैक्टर एडिशन करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो है वो 2n इंटू 5m के फॉर्म में हो। ठीक है, मतलब कि 2 की पावर कितनी भी हो सकती है, 5 की पावर कितनी भी हो सकती है। बट अब ऐसा नहीं है कि दोनों होना जरूरी है, अगर सिर्फ 2 हो तो भी काम चल जाएगा, अगर सिर्फ 5 हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन इनके अलावा कुछ और भी होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर हुआ तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स, ये सेकंड चैप्टर है मैथ्स का। इसमें आपके जो जीरोस निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, पहले तो ये जान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम जो भी जीरोस निकालते हैं यहाँ पे उनको पहले को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं तो हमारा सी बाई ए के बराबर होता है। सी आपका ये है और ए आपका ये है। ठीक है, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल लिखना है और आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूरी दे रखी है या फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर हम इसको लिखते हैं तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है x², आगे में क्या रहेगा कि आपका कांस्टेंट है x² प्लस सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके तीन ही है। वैसे तो अल्फा बीटा गामा ये तीसरी चीज भी आपकी आती है, बट ये आपके बुक के जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थर्ड चैप्टर हमारा मैथ्स का है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस दी रहती है और हमें ये चेक करना होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन से इसका कितने सॉल्यूशंस होंगे। अगर ये a1 बाई a2 बाई b1 बाई b2 बराबर नहीं होते हैं तो ये हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और इसका एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगला है अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट मतलब ये लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होना, इसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इसमें आपके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज योर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई a2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में जो दो लाइन बनेगी आपकी पैरेलल बनेगी, मतलब एक ये ऐसी दूसरी ऐसी, और जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी तो यहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अच्छा एक बात और, ये जो होती है ये दोनों कंसिस्टेंट होती है और ये इनकंसिस्टेंट होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि कंसिस्टेंट कौन सी इनकंसिस्टेंट कौन सी है। तो फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंट, सेकंड वन इज कंसिस्टेंट, बट थर्ड वन इज नॉट कंसिस्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर पर कट चुका है, आपके जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस है वो कर चुके हैं। तो कुछ ही चीज, दो ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये आपको जानने नेचर ऑफ रूट्स पूछता है कि बताइए रूट का नेचर क्या है। उसके पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। डी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट और डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर आपकी b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ग्रेटर देन मतलब 1 से 0 से बड़ी, मतलब 1 2 3 पे कुछ भी आती है, तो आपके टू डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है, तो आपके दो इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अगर b की वैल्यू 0 से कम आ रही है, मतलब -1 -2 कुछ भी आ रही है, तो आपके जीरोस क्या होंगे, मतलब कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगला एक और है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैसे तो हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के थ्रू ही रूट्स निकाल लेते हैं, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी काफी हेल्पफुल होता है जब आपको रूट्स ना निकले। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, यहाँ पर आपका अगेन जो फॉर्मूला होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आपकी ये वाली चीज a हो जाती है जो नीचे में है, ये चीज आपकी b हो जाती है जो यहाँ पर है, और ये वाली चीज c हो जाती है जो यहाँ पर है। बाकी a यही वाला a है। ठीक है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ इतनी चीज थी।
अगला है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 5th चैप्टर। ये आपके लिए नया थोड़ा सा है, एक्चुअली 10th क्लास में इसके इंट्रोडक्शन है, इससे पहले कभी किसी क्लास में एपी रहा नहीं है, इसको शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। तो इसका पहला फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए क्या है आपका, ये आपका पहला टर्म है, एन क्या है जिस टर्म की बात हो रही है, डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, और ए एन क्या है जो टर्म निकालना है। मतलब मान लीजिए कि मैंने एक एपी लिखा है, ऐसे 4 8 12 16, तो मैंने इसकी बोल दी कि मतलब 20वां टर्म निकालना है। तो जो 20वें टर्म की जो वैल्यू होगी ना, वो आपकी रहती है एन, और ये जो 20 है ना जिस टर्म की बात करिए आपकी हो जाती है एन। ठीक है, अब क्लियर हो गया क्या चीज। चलिए नेक्स्ट, इसका एक और नेक्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ। पहले एक्सरसाइज जो है आपकी वो टर्म्स निकालने के ऊपर है, और दूसरी एक्सरसाइज आपकी सम में है। सम मतलब आपको निकालना है कि इनका सम कितना होता है। तो एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करते हैं, और एसएन का फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, n अगेन आपका जितने टर्म्स को आपको प्लस करना है, a आपकी पहली टर्म, n जितने टर्म्स को प्लस करना है, और d आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको पहले और आखिरी टर्म ही दी हुई है, फिर भी आपको सम निकालने बोला है, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं, n by 2 a प्लस l, l इज योर लास्ट टर्म। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6th चैप्टर जो है उसमें आपके फॉर्मूलाज नहीं है, आपके थ्योरम्स हैं। तो आई ट्राई कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो उन थ्योरम्स बना दूं, ताकि आपकी ये कंफ्यूजन में क्लियर हो जाएगी थ्योरम्स कौन से आ रहे हैं, कौन से थ्योरम्स नहीं आ रहे हैं, और साथ में उनकी वो भी प्रूफ भी दे दूंगी मैं, प्लस पीडीएफ साथ में रहेगा। अब जितने भी वीडियोस आएंगे मेरे, सब में आपको पीडीएफ मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका पहला डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस लेके बच्चे बहुत कंफ्यूजन में होती है। डिस्टेंस होता क्या है, देखिए आपके 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ये दे दिया इस तरीके से। इसको बोलते हैं हम x1, इसको बोलते हैं हम y1, इसको बोलते हैं हम x2, इसको बोलते हैं हम y2। तो हमसे ये पूछता है कि इनके बीच की डिस्टेंस मतलब दूरी कितनी है। तो अब आप ये तो करेंगे नहीं कि पहले आप ग्राफ बनाइए, स्केल लीजिए, उसके बाद मेजर कीजिए और लिखिए। आप ऐसा करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट योर यू हैव टू यूज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूजन कह रहे हैं, हमारे बुक में दोनों दे रखा है, हाँ कोई इशू नहीं है। आप अगर x1 माइनस x2 भी करते हैं, माइनस सॉरी प्लस y1 माइनस y2 करते हैं, तो भी वो सेम चीज ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपकी x वाला जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू। अब ये क्या होता है, अगेन ये हमारा एक कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे एक वैल्यू, ये एक वैल्यू है। ठीक है, तो इसको ना, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपकी x2, ये आपकी y2। ठीक है, बीच वाला हमें निकालना है, इसको हम बोलते हैं x और y, और ये आपकी रेशियो होती है m1 और m2, जिस रेशियो में इसको कट करता है। तो ये x निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और यहाँ पे y वाला जो है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस बाई m प्लस n। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अगर आपकी पॉइंट एक्स वाई दे रखी है, ठीक है, दिस इज पॉइंट एक्स वाई, इसकी पॉइंट डिस्टेंस निकालने में ओरिजिन से। ठीक है, अगर ओरिजिन क्या होता है, ये जो है ना, ये मीटिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसकी वैल्यू होती है 0 0। अगर आपको निकालना है कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की दूरी कितनी है, किसी भी पॉइंट की, ये हमसे पूछ लिया कोई भी पॉइंट, तो सिंपल से आपको जो पॉइंट दे रखा है ना, x2 प्लस y2, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, वन मोर थिंग, जो सेक्शन फॉर्मूला था, जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा आपको रेशियोज दिया रहे, समटाइम्स आपके पास रेशियो नहीं होगी। सो इन दैट केस आप क्या करेंगे, आपके पास बहुत बार मिड पॉइंट्स दिए रहेंगे, है ना, और आपको बताएगा नहीं वो मिड पॉइंट, यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। लाइक आपको पैरेललोग्राम दे दिया और उनके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमेशा 1:1 रेशियो में कट करते हैं, क्योंकि इक्वल कट कर रहे हैं। सो इन दैट केस आपका मिड पॉइंट थ्योरम, अगर मिड पॉइंट रहती है आपकी, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, सिंपल। अच्छा, नीचे 2 क्यों लिया है, 2 इसलिए लिया है क्योंकि मैंने क्या बोला, रेशियो 1:1 है ना। तो अपने नीचे में m1 प्लस m2 हम करते हैं, तो यहाँ पे m क्या है 1 है, और ये क्या है 1 1 प्लस 1 2 रहता है, इसलिए डायरेक्टली इन लोगों ने यहाँ पे नीचे 2 दे दिया। ठीक है, चलिए, तो एक और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है
मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है मैंने इनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को लर्न करने की। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि आपसे फॉर्मूलाज नहीं लर्न होते, तो आप वीडियो के लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां पे जाकर उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम शॉर्ट तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद कर सकते हैं। ठीक है, साइन पी बाई एच, अब पी है क्या पहले ये हम क्लियर कर ले। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। अच्छा हाँ, ट्रिग्नोमेट्री बस और बस 90 डिग्री में ही काम करती है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में काटती है। इट डजंट वर्क इन एक्यूट एंगल नीदर इन ऑब्ट्यूज एंगल। हियर इज योर ए बी एंड सी। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा बेस, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैंने थीटा इसको लिया है, अच्छा एक बात और, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अगर मेरी थीटा ये रहती है तो ये परपेंडिकुलर ही चेंज हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा बेस। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो पी आपका ये रहा और एच आपका ये रहा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, तो बी ये रहा, एच ये रहा। टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, तो पी बाई बी। अच्छा, क्योंकि साइन कॉस कोसेक का उल्टा होता है तो आप सिंपल पी बाई एच का उल्टा कर दीजिए एच बाई पी। कॉस थीटा भी उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा तो सेक थीटा होता है, इसका भी कर दीजिए एच बाई बी। इसका उल्टा टैन थीटा का होता है पी बाई बी, तो ये हो जाएगा बी बाई पी। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा भी यूज कर सकते हैं, और कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कॉस थीटा। कॉस थीटा होती है 1 बाई सेक थीटा होती है, और इसका उल्टा होता है सेक का उल्टा कॉस होता है, इसलिए सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा हो जाता है। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट का उल्टा होता है 1 बाई टैन थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा भी नेक्स्ट टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा, और तो क्योंकि टैन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन थीटा। अगली आइडेंटिटी जो है वो हमारी काफी यूजफुल होती है जब हमें प्रूफ करना होता है, जैसे कि आप देख चुके हैं 8.4 में जो आपका 5th क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन इज ऑल अबाउट योर प्रूफ्स। तो सो इन दैट केस क्वेश्चंस वी यूज दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटीज। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इतने आपके फॉर्मुलाज है इस बार के लिए, ये सिर्फ इस बार के लिए, और ऐसे फॉर्मुला ट्रिग्नोमेट्री में और है बट वो कर चुके हैं, तो आपको इस वीडियो से आपको ये यूज हो जाएगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सा लर्न करना है कौन सा नहीं लर्न करना है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। और जो वैल्यूज वाला है वो तो आपको पता ही है, वो मेरे आप वीडियो में देख सकते हैं, उसका भी शॉर्ट ट्रिक आपको पता है कि कहाँ पे किसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, अगला चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, बचपन से पढ़ते हैं। सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब ये जो आपका सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का ये जो सेक्टर है, इसका जो ये वाला आर्क है, ये वाला आर्क जो है ना, इसकी बात हम कर रहे हैं। अगर इसकी लेंथ निकालनी हो हमें, और हमें यहाँ पे सिर्फ थीटा दे रखा और रेडियस दे रखा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। और अगर यही हमें इस आर की वैल्यू ना देके हमें ये निकालना हो कि ये सर्कल है और ये हमारा क्या है, सेक्टर है, और इस सेक्टर का ये क्या है, थीटा है, और ये हमारा रेडियस है, तो फॉर्मूला हो जाता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ आ गया। अगला है सेगमेंट का फॉर्मूला। देखो आपके अगर एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे तो आपको वहां पे आपको मिलेगा अलग तरीके से, जिसमें आपको पहले सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर आपको ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा, फिर आप सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बहुत टाइम टेकिंग है वो, उससे बड़े आप शॉर्ट में फॉर्मूला पुट की चांस निकालिए। यहाँ पे आपको सेगमेंट का फॉर्मूला प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आपकी बुक में नहीं है बट ये आर डी शर्मा में है, तो इसमें आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, और काफी मतलब बच्चों को मैंने ये चीज बताई है और उनके कभी मार्क्स कटे भी नहीं है बोर्ड में। ये जो है ना कॉर्ड का जो नीचे वाला एरिया होता है, इसका बोलते हैं हम सेगमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा इंटू पाई बाई 360 माइनस हाफ साइन थीटा ब्रैकेट में आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको होता है सेगमेंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हाँ, यहाँ से भी आपका फ्रस्टम वाला पार्ट कट गया, तो इसमें मैं फ्रस्टम वाला फॉर्मूला ऐड नहीं कर रही हूँ, वो आपको लर्न नहीं करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2lb प्लस bh प्लस lh। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एरिया 5 वॉल lb प्लस 2bh प्लस lh। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड l इंटू बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड। कर्व सरफेस सिलेंडर 2 पाई आर एच।
टोटल सरफेस एरिया 2 pi r r plus h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर pi r square h, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 pi r square और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 pi r square। ठीक है, ये आपके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से। नेक्स्ट आगे देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 pi r square। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन pi r l, सरफेस एरिया ऑफ कोन pi r l plus r एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 pi r square h। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा है स्टैटिस्टिक्स का। इसमें आपके देखिए मीन निकालने के वैसे 3 तरीके हैं, बट अगेन आपका एक कट चुका है तो आपके लिए गुड न्यूज है, आपको वो तीसरी याद नहीं करनी है। ये 2 आपका मीन का फॉर्मूला है। डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi by सिग्मा fi। एज्यूम्ड मीन का होता है a प्लस सिग्मा fi di by सिग्मा fi। अच्छा, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज मोड की, उसमें एक ही फॉर्मूला, मीडियन का एक ही फॉर्मूला है। मोड का फॉर्मूला होता है l प्लस f1 माइनस f0 by 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, और मीडियन का फॉर्मूला होता है l प्लस n by 2 इंटू माइनस cf by f इंटू h। ये आपके सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूला जो स्टैटिस्टिक्स में है। लास्ट आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपका फॉर्मूला आपको पता है क्या बताया, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखी है बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। डेक ऑफ कार्ड्स, टोटल जो डेक ऑफ कार्ड्स है वो आपको कितने हैं? टोटल आपके डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। इसमें आपका 4 तरीके का होता है। ठीक है, दो टाइप के आपके ब्लैक होते हैं और 2 आपके रेड होते हैं। ये हार्ट है और ये डायमंड, ये दोनों रेड होते हैं। नहीं सॉरी, हाँ डायमंड और हार्ट रेड होता है। दूसरा आपका था स्पेड, ठीक है। ये देखिए मैंने आप ब्लैक पेन से इसलिए बनाया था कि आपको आपके माइंड में चीज छप जाए। अच्छा, ये दोनों ब्लैक होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं? रेड होते हैं। ठीक है, इनके पहले पत्तों को हम बोलते हैं एस। इनका पहला पत्ता उसका 1 नहीं होता, ये एस होता है। यहाँ भी एस, यहाँ भी एस और यहाँ भी एस। ठीक है, अब बाकी पत्तों पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके लिखा होता है। और इनका भी जो फेस कार्ड होता है वो होता है किंग, इनका भी किंग, इनके भी किंग, इनके भी किंग, फिर इनका भी क्वीन, इनकी भी क्वीन, इनकी भी क्वीन और इनकी भी क्वीन, और इनके जैक 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 और जैक। तो 13 पत्तों की अगर हम बात करें जो पहले वाला एस होता है, बाकी सभी नंबरों पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके लिखा होता है। फिर जो 11वां 12वां 13वां है उस पर नंबर नहीं लिखे होते। 11वां किंग का होता है, 12वां क्वीन का और 13वां जैक का होता है। इस तरह से टोटल आपके 52 कार्ड्स होते हैं। और जब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसमें जोकर का कोई रोल नहीं होता, जोकर का कोई यूज भी नहीं है। ठीक है, कुछ और चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, आप अगर प्लस करते हैं हमेशा आंसर आपका बनाएगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट क्या जितने भी फॉर्मूलाज थे जो आपके इस बार के सिलेबस में है वो सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। और तो और आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।